जितना अधिक उन्होंने इसका सामना किया उतना ही कम तनाव उन्हें महसूस हुआ। ये जिनक्यू और ये किंग रक्त नदी के साथ ऊपर की ओर बढ़ते रहे। संपूर्ण अवशेष में एक आदिम सा एहसास था। अजीब बात यह थी कि ये जिनक्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे अवशेष के भीतर सब कुछ जीवित प्राणी जैसा था। अंतहीन रक्त नदी इस प्राणी की नसों की तरह लग रही थी। जिस स्थान पर वे पहुंचने का प्रयास कर रहे थे वह इस प्राणी का मस्तिष्क होना चाहिए। अंततः पूरे 1 वर्ष के बाद वे रक्त नदी के अंत तक पहुंच गए, जो तारों भरे आकाश में परिवर्तित हो गई। तारों भरे आकाश में एक रक्तलाल क्रिस्टल कोर हवा में लटका हुआ था। ये जिनक्यू की निगाहें पूरी तरह से क्रिस्टल कोर की ओर आकर्षित थीं। उसने क्रिस्टल कोर के भीतर एक अनोखी शक्ति महसूस की जो लगातार उसे अपनी ओर खींच रही थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसके भीतर का जंगली शरीर क्रिस्टल कोर द्वारा खींचा गया था। ये जिनक्यू को यह नहीं पता था कि बर्बर शरीर संविधान वास्तव में प्राचीन मानव शरीर के भीतर चुड़ैल जनजाति की रक्तरेखा की अभिव्यक्ति है। दानव कबीले की तरह चुड़ैल जनजाति भी मानव कबीले की एक प्रमुख दुश्मन है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मानव कबीला और चुड़ैल जनजाति दोनों ने अपने भीतर एक निश्चित संस्थापक की वंशावली का निशान छुपा रखा है। अंत में ये जिनक्यू ने अपनी प्रवृत्ति का अनुसरण करने का निर्णय लिया और रक्त रंग के क्रिस्टल कोर की ओर बढ़ गई। अंततः उसका हाथ क्रिस्टल कोर के संपर्क में आया। अशांत रक्तरंग की ऊर्जा एक पल में ये जिनक्यू के शरीर में भर गई। ये जिनक्यू के शरीर और मांस में परिवर्तन के कारण उसकी साधना का स्तर भी लगातार सुधर रहा था। कुछ ही समय में ये जिनक्यू के शरीर में कायापलट हो गया। बर्बर शरीर प्लस मानव चुड़ैल शरीर। मानव चुड़ैल शरीर मानव कबीले के अमर शरीर के बराबर है। केवल चुड़ैल जनजाति का सबसे शुद्ध, सबसे अधिक क्षमता से युक्त सदस्य ही इस विशेष काया को जागृत कर सकता है। यदि वह डायन जनजाति में होती तो उसे एक असाधारण प्रतिभा और अपार प्राकृतिक उपहार के रूप में विकसित किया जाता। उसके शारीरिक परिवर्तन से परे ये जिनक्यू के दिमाग में चुड़ैल कलाओं की एक श्रृंखला उभरी। इस बिंदु पर ये जिनक्यू को अंततः समझ में आया कि उसे एक शक्तिशाली चुड़ैल जनजाति के बुजुर्ग की विरासत मिली थी। इस बुजुर्ग को बोफू के नाम से जाना जाता था। विरासत प्राप्त करने के बाद क्रिस्टल कोर ऊर्जा का आधे से अधिक हिस्सा समाप्त हो गया। यदि सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली जाए तो यह ये जिनक्यू के साधना स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि ये जिनक्यू ने अपने साधना स्तर को बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि शेष क्रिस्टल कोर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ये किंग को खींच लिया। ये किंग द्वारा लगातार क्रिस्टल कोर ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह भी धीरे धीरे एक चुड़ैल शरीर में परिवर्तित हो गई। जब सभी क्रिस्टल कोर ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई तो दोनों के साधना स्तर आधिकारिक तौर पर मानव चुड़ैल क्षेत्र तक पहुंच गए, जिसे मानव अमर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये फैन के गुफा घर के अंदर ये परिवार। ये फैन विभिन्न आयाम अंतरिक्ष से अमर क्यूई के तंतुओं को अवशोषित कर रहा था, इसे संपीड़ित कर रहा था और इसे अमर क्यूई के उच्च ग्रेड में बदल रहा था। मानव अमर क्षेत्र से पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अमर शरीर अर्थात पृथ्वी अमर शरीर का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। पृथ्वी अमर शरीर पृथ्वी अमर की शक्ति का मूल स्रोत है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों में भी आता है। अमर क्यूई के विभिन्न स्तर पृथ्वी के अमर शरीरों के विभिन्न स्तरों का निर्माण कर सकते हैं। ये फैन निश्चित रूप से ये परिवार के साधकों को अंतरिक्ष से अवशोषित सबसे बुनियादी तीसरे स्तर की अमर क्यूई का उपयोग नहीं करने देगा। बेशक उन्हें सर्वोत्तम का उपयोग करना चाहिए। आखिरकार अराजकता अंतरिक्ष के भीतर अमर क्यूई कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, इसके लिए केवल समय की आवश्यकता होगी। और समय ही वह चीज थी जो ये फान के पास प्रचुर मात्रा में थी। परिवार के सदस्य ये जिनक्यू अचानक मानव अमर क्षेत्र में पहुंच गए हैं, मेजबान को दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए बधाई। परिवार का शक्तिशाली 11 मानव अमर क्षेत्र पूरा दावा करने के लिए तैयार है। शुरू में ये फैन ने सोचा था कि ये जिनसेन जो ड्रैगन कबीले में चले गए थे पहले सफलता हासिल करेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये जिनक्यू ही पहले आगे बढ़ गया था। सिस्टम इनाम का दावा करो। आपके इनाम पर बधाई। अमर संसाधन 20 अमर संसाधन 20 के साथ एक कबीले का सदस्य एक निश्चित प्रकार के अमर संसाधनों को जागृत कर सकता है। अमर शरीर अमर ग्रेड प्रतिभा आदि सभी को अमर संसाधन माना जाता है। अमर लोगों के लिए आध्यात्मिक शरीर अब कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अमर संसाधन ही हैं जो वास्तव में किसी को शक्तिशाली बनाते हैं। यदि ये परिवार 3 और अमर संसाधन प्राप्त कर सके तो वे बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। यह इनाम काफी लाभदायक था। एक विचार के साथ ये फैन ने इसका उपयोग करने का फैसला किया। अमर संसाधनों में वृद्धि अनियमित रूप से होती है,
लेकिन आमतौर पर वरिष्ठ साधक पहले जागते हैं। जब ऐसा होता है तो वे इस घटना को देखकर जान जाते हैं। एक विचार के साथ ये फैन ने सबसे पहले सिस्टम पैनल पर पारिवारिक रैंकिंग खोली। पारिवारिक रैंकिंग ब्लैक ड्रैगन एम्पायर 111 यानहुआंग क्षेत्र को बहुत पहले ही साफ कर दिया गया था। वर्तमान रैंकिंग ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में थी। हालांकि ये परिवार ने कम प्रोफाइल बनाए रखी थी, फिर भी उनकी रैंकिंग बिल्कुल भी कम नहीं थी। वे शीर्ष 100 से बस एक कदम दूर थे। जैसे ही ये जिनक्यू और ये किंग रक्त को अवशोषित करने के बाद जाने वाले थे रंगीन क्रिस्टल कोर की जांच करने पर उन्होंने पाया कि कई आकृतियां अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुकी थीं। जब इन लोगों ने ये जिनक्यू और ये किंग को देखा तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। चुड़ैल जनजाति मानव कबीले की दुनिया में 2 बार प्रकट हुई। स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने की चाल पूरे समय चलती रही। इसलिए ये जिनक्यू और ये किंग द्वारा प्रदर्शित साधना स्तर केवल महायान क्षेत्र थे, और ये साधक भी महायान क्षेत्र के थे। खंडहरों में चुड़ैल जनजाति के 2 सदस्यों की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि ये खंडहर सामान्य से बहुत दूर थे और उनके दिलों में लालच की लहर दौड़ गई। वे चुड़ैल जनजाति के इन 2 सदस्यों को भागने नहीं दे सकते थे। कुछ साधकों ने अपने जादुई हथियार सक्रिय कर दिए और बिना किसी चेतावनी के ये जिनक्यू और ये किंग की ओर झपटे। ये किंग ने भौहें चढ़ाई, यह महसूस करते हुए कि चुड़ैल जनजाति में अजीब स्थिति है। मानव कुल अब ऐसा लग रहा था कि उनके लिए मानव क्षेत्र में रहना मुश्किल होगा। एक सौभाग्यपूर्ण मुलाकात से मिलने वाला उत्साह तुरंत ही गायब हो गया। वे जानते थे कि उन्हें वापस लौटना होगा और आगे क्या करना है इस बारे में ये फैन से परामर्श करना होगा। लेकिन ये फैन के पास जाने से पहले उन्हें मानव कबीले के इन सदस्यों को खत्म करना था। अन्यथा यदि खबर लीक हो गई तो यह ये परिवार के लिए भी एक समस्या होगी। अगले ही पल ये किंग ने मानव चुड़ैल शरीर के साधना स्तर को उजागर कर दिया। ये किंग की अचानक शक्ति को देखकर कई मानव साधक अचंभित रह गए। क्या यह नहीं कहा गया था कि डायन जनजाति के सभी लोग क्रूर हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं है क्योंकि वे अपनी आध्यात्मिक आत्मा का विकास नहीं करते हैं? तो फिर चुड़ैल जनजाति का यह सदस्य अभी भी अपनी साधना का स्तर क्यों छिपाता है? क्या चुड़ैल जनजाति के सदस्यों के पास अपनी चालें हैं? कुछ ही सेकंड में ये किंग ने कई लोगों को खत्म कर दिया और फिर तेजी से ये परिवार के घर की ओर दौड़ा। 3 दिन बाद दोनों ये परिवार के पास लौट आए। परेशानी से बचने के लिए उन्होंने ये परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित नहीं किया और सीधे ये फैन के पास चले गए। जब ये फैन ने उनके अनुभवों के बारे में सुना तो उसे सिरदर्द होने लगा। जो एक अच्छा अवसर माना जा रहा था वह एक गड़बड़ में बदल गया। बेशक ये फैन के लिए स्थिति को नजरअंदाज करना असंभव था, लेकिन उन दोनों को चांगमिंग दुनिया में छोड़ना भी आदर्श नहीं था। वे अपना पूरा जीवन घर के अंदर ही नहीं रह सकते थे। यदि वे बाहर निकल गए और किसी शक्तिशाली संस्था द्वारा उन्हें खोज लिया गया तो चीजें जटिल हो जाएंगी। यद्यपि ये फैन ऐसी परेशानियों से नहीं डरता था, लेकिन चांगमिंग दुनिया कई शक्तिशाली प्राणियों से भरी हुई थी। उन्हें दोनों की रक्षा करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था। बेशक वह उन्हें यानहुआंग दायरे में वापस भी भेज सकता था। येनहुआंग क्षेत्र पर ये परिवार के नियंत्रण को देखते हुए वे अन्य साधकों को दोनों की पहचान का पता लगाने से रोक सकते थे, लेकिन इससे निश्चित रूप से उनकी वृद्धि में बाधा आएगी। सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि उन्हें डायन जनजाति की दुनिया में भेज दिया जाए। डायन जनजाति की दुनिया में दोनों को प्रतिभाशाली माना जाता था। वह उनके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। दूसरों के लिए इन दोनों को चुड़ैल जनजाति की दुनिया में भेजना असंभव हो सकता है, लेकिन ये फैन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। पिछले कई वर्षों से 10,000 लोगों का द्वार लगातार नई दुनियाओं को खोल रहा था। उनमें से एक मूल चुड़ैल जनजाति की दुनिया थी। इस दुनिया पर चुड़ैल जनजाति का कब्जा था। अंत में ये फैन ने ये जिनक्यू और ये किंग के साथ कई विकल्प साझा किए। ये किंग ने कहा कि कोई भी विकल्प स्वीकार्य है जब तक वे साथ हैं। उनके विचार पूरी तरह से प्रेम के हैं। जहां तक ये जिनक्यू की बात है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मूल चुड़ैल जनजाति की दुनिया में जाने का फैसला किया। उसे चुड़ैल जनजाति की युद्ध शैली काफी पसंद आई। ये फान ने भारी मात्रा में संसाधन जुटाए और मूल चुड़ैल जनजाति की दुनिया में जाने की योजना बनाई। ये परिवार केवल सीमित मदद ही दे सकता था और उन दोनों को खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता। ये फैन केवल रसद को संभालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था। चुड़ैल जनजाति के सदस्य अपनी आध्यात्मिक आत्माओं का संवर्धन नहीं करते, इसलिए वे जादुई हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। वे अपने खून में भिगोए और परिष्कृत किए गए वो बाव का उपयोग करते हैं।
मानव कुल का एक सामान्य कलाकृति परिशोधक वू बाओ को गढ़ने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन सिस्टम से कलाकृति परिशोधन कौशल से संपन्न ये फैन काफी आसानी से ऐसा कर सकता है। ये रानी वू बाओ 9 ब्लूमिंग तलवारों के एक सेट से लैस थी और उसने उन्हें आसानी से चलाया, जिससे अपार शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ये जिनक्यू के लिए यह एक कैओस वुल्फ टूथ स्टिक था। दोनों ही निम्न श्रेणी की चुड़ैल कलाकृतियां थीं, जो निम्न श्रेणी की अमर कलाकृतियों के बराबर थीं। हालांकि चूंकि वू बाओ चुड़ैल जनजाति के रक्त से परिष्कृत कलाकृतियां हैं, वे धीरे धीरे मजबूत हो सकती हैं जब तक कि उन्हें खजाने के साथ परिष्कृत किया जाता रहे। यह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा इस तथ्य के लिए किए गए मुआवजे में से एक था कि चुड़ैल जनजाति जादुई हथियारों का उपयोग नहीं कर सकती थी। वो बाओ के इन 2 सेटों के उत्पादन की लागत 10 अमर कलाकृतियों के उत्पादन की लागत से अधिक थी। लेकिन यह देखते हुए कि उनकी बेटी और दामाद चुड़ैल जनजाति क्षेत्र में खतरनाक जगह पर जा रहे थे, ये फैन ने उन्हें सर्वोत्तम उपकरण देने के लिए हर संभव प्रयास किया। सब कुछ तैयार होने के बाद ये फैन ने ये जिनक्यू और ये रानी को चुड़ैल दुनिया में पहुंचाया। अब से अधिकांश चीजें उन पर निर्भर होंगी। यह कहना मुश्किल था कि जब ये दोनों बूढ़े छक्के चुड़ैल जनजाति की जंगली भूमि में प्रवेश करेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। इस बीच ये शियाओफान का साधना स्तर सफलतापूर्वक मानव अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था। उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा लगातार उमड़ रही थी। यह ऊर्जा ये शियाओफान की आंखों में प्रवाहित हुई और एक सुनहरा 5 सितारा प्रतीक धीरे धीरे उसकी आंखों में दिखाई देने लगा। अमर शिष्य, स्वर्ण सितारा अमर शिष्य, गोल्ड स्टार अमर शिष्य 5 तत्वों के अमर शिष्यों में से एक था, जो आक्रमण श्रेणी से संबंधित था तथा धातु अमर शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम था। सभी अमर विद्यार्थियों के बीच इसे मध्यम से उच्च श्रेणी का माना गया। अमर शिष्य को जागृत करने से ये शियाओफान का साधना स्तर आगे बढ़ गया और वह मानव अमर क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया। वह दूसरे चरण से बस एक कदम दूर था। अपने विचारों की एक हल्की सी हलचल से ये शियाओफान का साधना स्तर तुरंत महायान क्षेत्र के शिखर में परिवर्तित हो गया। इस बीच ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की राजधानी में अधिकारी आगामी 10 राष्ट्र प्रतियोगिता के उम्मीदवारों पर चर्चा कर रहे थे। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के चारों ओर 10 प्रमुख साम्राज्य थे। प्रत्येक साम्राज्य ने लाखों मील क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। साम्राज्य विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन उनके स्तर पर संसाधनों के लिए युद्ध से बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि और विनाश होगा, जो निस्संदेह ब्रह्मांडीय सामंजस्य को बाधित करेगा। कर्म के नियम का साधकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बाद में कुछ ताकतों की मध्यस्थता के तहत संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा का तरीका बदलकर 10 राष्ट्र प्रतियोगिता कर दिया गया। 10 राष्ट्रों की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसान केवल युवा ही हो सकते थे। इस तरह विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक नहीं होगी। इसके अलावा इससे युवा किसानों को अपना प्रदर्शन करने का एक मंच भी मिल गया। 10 देशों की प्रतियोगिता 1 साल बाद होनी थी, इसलिए प्रतियोगियों को अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी थी। पिताजी, मुझे कोटा चाहिए, राजकुमारी जुन लोंग सबसे पहले खड़ी हुई। यह कोटा स्वाभाविक रूप से उसके लिए नहीं बल्कि ये शियाओफान के लिए था। यदि वह 10 राष्ट्र प्रतियोगिता में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके तो उसे ब्लैक ड्रैगन गुप्त क्षेत्र में बपतिस्मा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ब्लैक ड्रैगन गुप्त क्षेत्र ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन था। ब्लैक ड्रैगन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने की योग्यता अत्यंत दुर्लभ थी। भले ही वे राजकुमार या राजकुमारी हों, लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण योगदान के उन्हें प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। 10 राष्ट्र प्रतियोगिता वास्तव में एक महान अवसर था। यह सुनकर कि राजकुमारी जुन लोंग कोटा चाहती हैं, ब्लैक ड्रैगन का राजा एक पल के लिए हिचकिचाया। जब राजकुमारी जुन लोंग की शादी हुई तो ब्लैक ड्रैगन का राजा एकांत में था और उसने केवल यह सुना था कि ये शियाओफान प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। 10 राष्ट्रों की प्रतियोगिता अगले 1000 वर्षों के लिए ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के संसाधन वितरण का प्रतिनिधित्व करती थी और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। प्रत्येक कोटा सावधानी पूर्वक चयन के बाद ही दिया गया। तभी ब्लैक ड्रैगन प्रिंस बोला, राजकुमारी जून लांग, आप बहुत लापरवाह हो रही हैं। एक साधारण शाही दामाद न जाने कहां से आया एक निम्नस्तरीय साधक, उसके पास 10 राष्ट्रों की प्रतियोगिता में काले ड्रैगन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने की क्या योग्यता है। काले ड्रैगन राजकुमार ने राजकुमारी जून लांग को तिरस्कार से देखा। वर्तमान में 2 लोग थे जिनके पास ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को विरासत में पाने की सबसे अच्छी उम्मीद थी, ब्लैक ड्रैगन राजकुमार स्वयं और राजकुमारी जुनलोंग। अब चूंकि राजकुमारी जुनलोंग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का मौका था, इसलिए ब्लैक ड्रैगन राजकुमार इसे नहीं चूकना चाहता था।
वह राजकुमारी जुनलोंग को प्रेम में प्रभावित करने के लिए ये शियाओफान के प्रति कुछ हद तक आभारी भी था। कई अधिकारियों ने ब्लैक ड्रैगन प्रिंस के बयान से सहमति जताते हुए राजकुमारी जुनलोंग पर बड़े मुद्दे को प्राथमिकता न देने का आरोप लगाया। अधिकारियों के बीच ली शू की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अवसर आ गया है। राजकुमार, आपका बयान पक्षपातपूर्ण है। आप शाही दामाद से भी नहीं मिले हैं, आप जल्दबाजी में फैसला कैसे ले सकते हैं? ली शू ब्लैक ड्रैगन राजकुमार की तरफ हुआ करता था। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि वह अचानक राजकुमारी जुनलोंग के पक्ष में बोलेंगे। काले ड्रैगन राजकुमार ने ली शू को हत्या की नीयत से देखा। उसे विश्वासघात का एहसास हुआ। यहां तक कि राजकुमारी जुनलोंग भी आश्चर्यचकित थीं। ली शू क्या करने की कोशिश कर रहा था? केवल ली शू ही जानता था कि शाही दामाद ही असली शक्ति है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यह एक विश्व गुरु था जो भविष्य में स्वर्ण अमरों से भी ऊपर का प्राणी बन जाएगा। स्वर्ण अमर के सामने काला ड्रैगन साम्राज्य कुछ भी नहीं था। अब जबकि एक अच्छा अवसर आ ही गया है तो क्यों न उनके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त किया जाए। शायद यह ली शू के शब्दों के कारण था कि काले ड्रैगन के राजा ने अंततः बात की। जुनलोंग, तो अपने पति को यहाँ ले आओ। इससे मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, जल्द ही। राजकुमारी जुनलोंग ये जियाओफान के गुफा घर में पहुंची और उसे मुख्य हॉल की ओर खींच लिया। रास्ते में राजकुमारी जुनलांग ये शियाओफान को सलाह देती रहीं कि जब वह काले ड्रैगन के राजा को देखे तो विनम्र और सम्मानजनक रहें। लेकिन राजकुमारी जुनलोंग ने ये शियाओफान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। बाद में उसे काले ड्रैगन के राजा को कैसे संबोधित करना चाहिए। जल्द ही दोनों मुख्य हॉल में पहुंच गए। ये जियाओफान बीच में खड़ा चुपचाप काले ड्रैगन के राजा को देख रहा था। उसने न तो सिर झुकाया और न ही कुछ कहा। ये शियाओफान का रवैया देखकर ब्लैक ड्रैगन प्रिंस खुश हो गया और तुरंत फटकारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को देखकर सम्मान न देने की? अगले ही पल ऊर्जा की एक किरण ये जियाओफान के घुटनों की ओर निकली, जाहिर तौर पर ये जियाओफान को शर्मिंदा करने और राजकुमारी जुनलांग को अपमानित करने के इरादे से। राजकुमारी जुनलांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ब्लैक ड्रैगन प्रिंस के हमले को रोक दिया। फिर उसने जल्दी से ये जियाओफान की आस्तीन खींची और उसे उस व्यक्ति को पहचानने का संकेत दिया। ये जियाओफान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मान्यता कैसे मानूं, यह देखकर काले ड्रैगन का राजा अंततः अपने होश में आया। ये फैन जो आदमी उसका दामाद था वह वही निकला। काले ड्रैगन का राजा उस दृश्य को नहीं भूला था जहां ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने ये फैन को भाई कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा ये फैन की भयावह पहचान ऐसी थी कि ड्रैगन कबीले ने भी उसे स्वीकार कर लिया था। उन्होंने आदरपूर्वक ये फैन को महान पूर्वज भी कहा था और वे ये फैन के साथ संबंध स्थापित करके प्रसन्न थे। क्या ये फैन को उसे पारंपरिक सम्मान देना चाहिए? उस परिदृश्य के बारे में सोचते हुए काले ड्रैगन के राजा को अचानक अपने घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगी। एक झटके में काले ड्रैगन का राजा सबसे पहले काले ड्रैगन राजकुमार के पास गया, उसे थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। फिर वह जल्दी से ये जियाओफान की तरफ बढ़ा। अंत में उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, ब्लैक ड्रैगन महान को सम्मान देते हुए पूर्वज। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा स्थल शांत हो गया। हर कोई ये जियाओफान को भय से देख रहा था। राजकुमारी जुनलोंग के दामाद ये जियाओफान ब्लैक ड्रैगन के राजा के महान पूर्वज हैं, यह रिश्ता लोगों को चक्कर में डाल रहा था। दामाद महान पूर्वज, पत्नी पति, यह पूरी तरह से अराजक था। ब्लैक ड्रैगन प्रिंस ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी जुनलोंग का शाही दामाद आश्चर्यजनक रूप से उसके पिता का चाचा है। वह खुद भी राजकुमारी जुनलोंग को अपमानित करने के लिए उसे शर्मिंदा करना चाहता था। अन्य लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि ब्लैक ड्रैगन किंग किस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसका बेटा यह कैसे नहीं जान सकता। यह चार सागर ड्रैगन कबीला है जो वास्तव में स्वर्णिम अमर शक्ति है। उनका ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य अजेय बना रहा। इसका कारण यह था कि उन्हें पीछे से फॉर्सी ड्रैगन कबीले का समर्थन प्राप्त था। यदि वह फॉर्सी ड्रैगन कबीले को अपमानित करता तो उसे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में एक अपराधी के रूप में देखा जाता। ब्लैक ड्रैगन प्रिंस हताश लग रहा था। इस बार वह सचमुच खत्म हो चुका था। ये शियाओफान को देखने का हर किसी का नजरिया बदल गया था। वे सभी ताकतें जो मूलतः राजकुमार के पक्ष में थीं, अब इस बात पर विचार कर रही थीं कि कैसे सुधार किया जाए। ब्लैक ड्रैगन राजकुमार अब विश्वसनीय नहीं था, राजकुमारी जुनलांग ही असली हकदार थी।
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि राजकुमारी जुनलोंग ब्लैक ड्रैगन राजा की प्रिय छोटी राजकुमारी थी। केवल ये शियाओफान की पहचान ही ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की भविष्य की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसका अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों से कोई लेना देना नहीं था। केवल राजकुमारी जुनलांग ही उस समय अभी भी हतप्रभ थी। हालांकि वह जानती थी कि ये जियाओफान बहुत बढ़िया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जियाओफान इतना बढ़िया था। जल्द ही राजकुमारी जुनलांग फिर से उत्साहित हो गई। इतने शक्तिशाली पति के साथ वह भविष्य में जो चाहे कर सकती थी। पिताजी, आप मुझे अब भी लिटिल फैन कह सकते हैं। चलो इस पर बहस नहीं करते, आखिरकार वह उनके ससुर थे, इसलिए उन्हें कुछ सम्मान देना आवश्यक था। ब्लैक ड्रैगन किंग जल्दी से शांत हो गया। ठीक है लिटिल फैन, मैं अब भी तुम्हें लिटिल फैन ही कहूंगा। यह सोचकर कि उसके शिक्षक का भाई उसका दामाद निकला, ब्लैक ड्रैगन राजा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। है, जब भविष्य में उसका शिक्षक आएगा तो क्या उसे लिटिल ड्रैगन कहा जा सकेगा? हालांकि परिणामों के बारे में सोचकर ब्लैक ड्रैगन किंग कांप गया और उसने इस विचार को छोड़ने की योजना बनाई। यदि वह उसे ऐसा कहने का साहस करता तो उसे डर था कि उसे ड्रैगन के चाबुक से मारा जाएगा। किसी को भी ये फैन की योग्यता पर कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये फैन इस 10 देशों की प्रतियोगिता में ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता था। ये फैन को ब्लैक ड्रैगन गुप्त बपतिस्मा का अधिकार था और राजकुमारी जुनलोंग को भी। 3 दिन बाद यह खबर पूरे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में फैल गई। जुनलोंग के पति को ब्लैक ड्रैगन शाही दामाद की उपाधि दे दी गई। ये शियाओफान ब्लैक ड्रैगन उपाधि से जुड़े पहले शाही दामाद थे। बहुत से लोग ये जियाओफान से बहुत ईर्ष्या करते थे। यह वास्तव में एक विलासितापूर्ण जीवन शैली थी। ये जियाओफान की पहचान पहले ही सील कर दी गई थी। उन्होंने केवल यही सोचा था कि ये शियाओफान दूसरों पर निर्भर था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह पूरा ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य था जो उस पर निर्भर था। ये परिवार की नसों के अंदर एक और मध्यम श्रेणी की आत्मा नस को ये परिवार की आत्मा नसों में डाल दिया गया था, जिसे ये फैन ने हजारों पत्तियां नाम दिया था। जैसे जैसे यान हुआंग क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास हुआ, अनेक नई आत्मा शिराएं प्रकट हुई। ये फैन ने इन आत्मा शिराओं को बर्बाद नहीं किया, वे सभी ये परिवार की आत्मा शिराओं में प्रत्यारोपित की गईं। नई आत्मा शिराओं के निरंतर एकीकरण के साथ आज ये परिवार की आत्मा शिराओं की रैंक अंततः शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। शीर्ष स्तरीय स्पिरिट शिराएं 10 श्रेष्ठ स्पिरिट शिराओं के बराबर थीं। शीर्ष स्तरीय स्पिरिट शिराओं के साथ ये परिवार न केवल उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों का खनन कर सकता था, बल्कि इससे ये परिवार के साधकों की साधना की गति भी बहुत बढ़ जाती थी। जैसे ही उन्नयन कार्य पूरा हुआ, हजारों पत्तियों वाली पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक विसंगति प्रकट हुई। ये फैन ने ये परिवार में आध्यात्मिक ऊर्जा के वर्तमान संकेंद्रण को महसूस किया और संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उन्होंने 10वीं कक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की। ये फैन का वर्तमान गठन स्तर 10वीं कक्षा के चरम पर था। 11वीं कक्षा तक पहुंचने की इच्छा रखने में अभी भी काफी समय लगेगा। 10वीं कक्षा महायान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि 11वीं कक्षा एक सच्ची अमर संरचना थी, जिसे पार करना स्वाभाविक रूप से इतना आसान नहीं था। ये परिवार की आत्मा शिराओं के कारण हुई भव्य घटना ने आसपास की ताकतों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। उनमें से एक था पृथ्वी ड्रैगन हवेली का पहला परिवार, लियू परिवार। यद्यपि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में पृथ्वी ड्रैगन हवेली को केवल मध्यम से निम्न स्तर का माना जाता है, फिर भी वहां काफी संख्या में स्थापित परिवार मौजूद हैं। लियू परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य केवल महायान क्षेत्र में ही है। हालांकि क्योंकि इसके सदस्यों में से एक ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के महत्वपूर्ण ब्लैक ड्रैगन गार्ड विभाग में उच्च पद पर है, इसलिए उनके पास महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव है। यहां तक कि साधारण मानव अमर परिवार भी लियू परिवार को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस वजह से लियू परिवार ने एक अभिमानी और दबंग स्वभाव विकसित कर लिया है, जो हमेशा पृथ्वी ड्रैगन हवेली के भीतर किसी भी अच्छे संसाधन पर अपना हाथ रखने की कोशिश करता रहता है। अब जबकि पृथ्वी ड्रैगन हवेली में एक शीर्षग्रेड आत्मा शिरा प्रकट हुई है, लियू परिवार स्वाभाविक रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देगा। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य की एकमात्र अमर स्तर की आत्मा शिरा पर शाही परिवार का कब्जा है। उच्चस्तरीय आत्मा शिराओं पर केवल कुछ मानव अमर परिवार ही कब्जा कर सकते हैं। महायान क्षेत्र के एक परिवार के रूप में लियू परिवार स्वाभाविक रूप से योग्य नहीं होगा। अब जब ऐसा अवसर अंततः ही गया, तो लियू परिवार के मुखिया ने तुरंत अपने 2 रिश्तेदारों के साथ हजारों पत्तियों वाले पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब उन्होंने देखा कि शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिरा पर पहले से ही किसी अन्य परिवार का कब्जा है, तो लियू परिवार ने ज्यादा परवाह नहीं की। जब तक वे लियू परिवार के रूप में अपनी पहचान की घोषणा करते हैं,
यह छोटा परिवार स्वाभाविक रूप से एक तरफ हट जाएगा और आत्मा शिरा को त्याग देगा। यह विश्वास हजारों वर्षों से लियू परिवार द्वारा पृथ्वी ड्रैगन हवेली पर शासन करने से आता है। लियू परिवार के मुखिया लियू येहे जल्दी से ये परिवार के सामने के द्वार पर पहुंचे और दर्शकों से अनुरोध किया। जब ये फैन ने सुना कि लियू परिवार के मुखिया ने मिलने का अनुरोध किया है तो उसने मना नहीं किया और उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी। जैसे ही लियू येहे और उनके परिजनों ने ये परिवार के घर में कदम रखा, उन्होंने तुरंत उस स्थान में व्याप्त प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। इस ये परिवार की ताकत खराब नहीं थी जो इतना शक्तिशाली गठन स्थापित करने में सक्षम था, लेकिन भविष्य में यह संरचना लियू परिवार की होगी। एक बार लियू परिवार वहां आ गया तो उन्हें दूसरा घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सही है, लियू येहे न केवल उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा में रुचि रखता था, बल्कि उसकी नजर ये परिवार के क्षेत्र पर भी थी। तुम ये परिवार के मुखिया हो, ये फान। लियू येहे ने ये फैन की ओर देखा और उदासीनता से बोला, मैं ये फान हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कबीले के नेता लियू क्यों आ रहे हैं? जैसे ही लियू येहे बोलने वाला था, उसने एक सुंदर आकृति देखी। ये फान के साथ उसकी साधारण शुरुआत से ही जुड़े रहने और इतने सालों तक ये परिवार के आंतरिक मामलों को संभालने के कारण सुयान मजबूत हो गई थी। स्वाभाविक रूप से उसका आभामंडल कमजोर नहीं था। उसका परिपक्व व्यवहार अत्यंत आकर्षक था, यहाँ तक कि ये फैन के लिए भी उसकी प्रशंसा न करना कठिन था। कोई यह नहीं बता सकता था कि सुयान कभी एक आम ग्रामीण महिला थी। सुयान को देखकर लियू येहे की आंखें चौड़ी हो गईं। यद्यपि उन्होंने अमरदाओं की साधना की, परंतु उनका पसंदीदा सुखी संघ था पथ। उसके हरम में हजारों औरतें थीं और उसे शादीशुदा औरतों से खासा लगाव था। दूसरी दुनिया में उसे एक विकृत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। सुयान ने लियू येहे की निगाहें महसूस कीं और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। यदि ये परिवार को मेहमानों का मनोरंजन करने की आवश्यकता न होती तो सुयान ने लियू येहे की आंखें निकाल ली होती। ये फान ने भी लियू येहे की नजरें देखीं और जवाब में भौहें चढ़ा दीं। ये औरत, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी मैं पहले जानता था, लियू येहे ने जानबूझकर कहा। क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम प्यार नहीं करती? सुयान ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो मुझसे? लियू परिवार के कुल नेता से इस तरह बात कर रहे हो? कबीले का एक सदस्य तुरंत क्रोधित हो गया और कार्रवाई करने वाला था, लेकिन लियू येहे ने उसे रोक दिया। उसे उसकी उग्र भावना पसंद आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अनादर करने की? मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। यदि आप मेरे लियू परिवार को भड़काने की हिम्मत करते हैं तो मुझे आपको मौका न देने के लिए दोष न दें। लोगों को पीछे छोड़ दो, फिर आत्मा शिरा और क्षेत्र छोड़ दो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम वहां से चले जाओ। मेरी महिला, आप नहीं चाहेंगी कि आपका परिवार नष्ट हो जाए, है ना? कथानक की पूरी सीमा को देखते हुए लियू येहे ने सीधे अपना उद्देश्य बताया। वह आत्मा शिरा और व्यक्ति दोनों चाहता है। हालांकि लियू येहे के अभिमानी शब्दों ने ये फैन को हंसी से लोटपोट कर दिया। मैं बहुत उत्सुक हूं, आपको, लियू परिवार को ये परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे हुई? तार्किक रूप से ये फैन की पहचान उजागर होने के बाद ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के परिवारों को ये परिवार से डरना चाहिए। उन्हें उकसाने की हिम्मत तो दूर की बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि लियू परिवार की स्थिति बहुत कम है, इसलिए उन्हें ये फैन की पहचान जानने का विशेषाधिकार नहीं है? ये फैन कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि सुयान कार्रवाई करता है। यद्यपि सु परिवार की महिलाएं आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर हैं। जब सुयान ने शक्ति से विस्फोट किया और लियू येहे को सीधे आसमान में उछाल दिया, तो ये परिवार की महिलाओं का एक समूह अचानक सभी दिशाओं से आक्रमण करने लगा। ये परिवार की महिलाओं को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? म्यू शुइकिंग जैसे लोगों का साधना स्तर कम से कम महायान क्षेत्र में है। महायान क्षेत्र में दर्जनों साधकों से घिरे होने के कारण लियू येहे और लियू परिवार के 2 साधक तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? सभी महिलाएं इस लड़ाई में क्यों कूद रही हैं? और उनकी प्रत्येक साधना का स्तर उससे कम क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये परिवार की महिलाओं का साधना स्तर सबसे ऊंचा हो? क्या ये फैन इन महिलाओं द्वारा रखा गया है? महायान क्षेत्र की महिला साधकों के एक समूह से घिरे हुए इन विचारों से लियू येहे के दिल में ईर्ष्या भर गई। ये फैन को इतनी सारी शक्तिशाली महिला साधकों द्वारा क्यों रखा जाना चाहिए, जबकि वह केवल कुछ औसत प्रतिभा वाली महिलाओं को ही रख सकता है? वे प्रतिभाशाली महिला साधक उसकी ओर आकर्षित क्यों नहीं होती? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये फैन उससे 1 अरब गुना अधिक सुंदर है? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।
मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं ये फैन को मारना चाहता हूँ। यह कहते हुए लियू यहे ने तुरंत अपने बड़े भाई लियू परिवार के आश्रित ब्लैक ड्रैगन गार्ड कमांडर लियू यहाई को सूचित किया। शीघ्र ही एक अंतरिक्ष चैनल खुल गया। एक उड़ती हुई नाव जो कि अंधेरी और भव्य थी, अंतरिक्ष चैनल से बाहर निकली। उड़ती हुई नाव के सामने एक काले ड्रैगन का सिर गर्व से खड़ा था। यह ब्लैक ड्रैगन गार्ड की विशेष फ्लाइंग बोट ब्लैक ड्रैगन बोट है। जल्द ही फ्लाइंग बोट की ऊर्जा ढाल खुल गई और काले वस्त्र पहने लोगों का एक समूह बाहर निकलकर लियू यहे के पास आया। बड़े भाई, वह मुझे मारना चाहता है, आपको बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। लियू यहे ने जब लियू यहाई को देखा तो वह बहुत दुखी हो गया। मेरे लियू परिवार को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? लियू यहाई की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने ये परिवार के सदस्यों को देखा। कौन सही है या गलत, इससे लियू यहाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी लियू परिवार को धमकाने की हिम्मत करता है वह मौत की मांग कर रहा है। यह पृथ्वी ड्रैगन हवेली है, यह लियू परिवार का क्षेत्र है। वह पृथ्वी ड्रैगन हवेली का पृथ्वी राजा है। लियू यहाई ने ये फैन का मूल्यांकन किया, जबकि ये फैन ने ब्लैक ड्रैगन गार्ड का मूल्यांकन किया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ब्लैक ड्रैगन किंग्स की क्षमताएं प्रभावशाली हैं। ये ब्लैक ड्रैगन गार्ड महान यू राजवंश के कुलीन दयु गार्डों के समान ही अच्छे हैं। ये फैन के तिरस्कार को महसूस करते हुए लियू यहाई क्रोधित हो गया और तुरंत ये फैन की ओर झपटा। महायान साम्राज्य के चरम पर उनके आक्रमण से एक विशाल शक्ति प्रस्फुटित हुई। एक हथेली के प्रहार से आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। हालांकि अगले ही पल सुयान ने अपनी ताव कला शुरू कर दी। फीनिक्स लिन की कला। अग्नि फीनिक्स ने आकाश को भर दिया, लियू यहाई के हमले को बेअसर कर दिया और फिर उन्होंने बिना किसी कमी के लियू यहाई पर हमला किया। अग्नि फीनिक्स की शक्ति को महसूस करते हुए लियू यहाई का चेहरा तुरंत बदल गया। काले कवच ने तुरंत ही उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ब्लैक ड्रैगन कवच, पूर्ववर्ती अमर कलाकृति। यह जादुई हथियार ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य द्वारा ब्लैक ड्रैगन गार्ड के कमांडर को प्रदान किया गया था। इसके बिना वह निश्चित रूप से इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। ब्लैक ड्रैगन कवच एक काले ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जिसने लियू यहाई को घेर लिया। अग्निमय फीनिक्स फट गया, जिससे आकाश लाल हो गया। अंत में ब्लैक ड्रैगन कवच लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन अंततः वह हमले को रोकने में कामयाब रहा। सुयान की शक्ति लियू यहाई के अनुमान से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। इस समय तक लियू यहाई ने उसे कम आंकना बंद कर दिया था। जब उसने सुयान की ओर देखा तो उसकी आंखें सावधानी से भरी हुई थीं। लियू यहे को नाराजगी से देखते हुए लियू यहाई का दिल कड़वाहट से भर गया। यह लियू यहे ऐसे निर्दयी व्यक्ति को कैसे आकर्षित कर सकता है? लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में था जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। हार स्वीकार करना बिल्कुल असंभव है। यदि ऐसा है तो वह केवल ब्लैक ड्रैगन गार्ड को ही संगठित कर सकता है। हालांकि अतीत में वह लियू परिवार की परेशानियों को शांत करता था और ब्लैक ड्रैगन गार्ड को संगठित करता था, उसने ब्लैक ड्रैगन गार्ड को कभी कार्रवाई करने नहीं दी। ब्लैक ड्रैगन गार्ड ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का था, उसकी निजी सेना का नहीं। यदि यह बात पता चल गई तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हो सकता है कि उसकी त्वचा भी उधेड़ दी गई हो। लेकिन अब लामबंद न होना निश्चित रूप से संभव नहीं है। ब्लैक ड्रैगन गार्ड, मेरी आज्ञा का पालन करो, महान ब्लैक ड्रैगन संरचना बनाओ और मेरे लिए इन विद्रोहियों का दमन करो। जैसे ही उसने यह कहा, लियू यहाई ने ये फैन और बाकी लोगों को विद्रोही करार दे दिया। लियू यहाई ने आदेश जारी कर दिया था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स हिचकिचा रहे थे। अंश, वे लियू यहाई की निजी मामलों में मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या कर रहे हो? मेरी आज्ञा तोड़ने की हिम्मत नहीं है। उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई, इसलिए ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स ने अंततः कार्य करना शुरू कर दिया। सैन्य आदेश की अवहेलना के परिणाम बहुत गंभीर थे। भले ही लियू यहाई का आदेश गलत हो, वे उसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। मारना। ब्लैक ड्रैगन फॉर्मेशन एक पल में बन गया। एक विशाल काला ड्रैगन आकाश में उड़ गया। उसकी ड्रैगन आंखें ये फैन को घूर रही थीं। इस समय ये फैन अंततः आगे बढ़ गया। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अब रुक जाओ। ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के सैनिक हैं, वे हमारे अपने लोग हैं। यदि कोई हताहत हुआ तो ये फैन अपने ससुर को यह नहीं समझा पाएगा। हाँ, ये फैन, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे ब्लैक ड्रैगन गार्ड की कमान संभालने वाले कौन हो? एक छोटा सा स्थानीय परिवार ब्लैक ड्रैगन गार्ड की कमान संभालना चाहता है। लियू यहाई जोर से हंसा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें आदेश देने का मेरे पास क्या अधिकार है। ये फैन भी हंसा। फिर ये फैन ने एक काला टोकन निकाला। ब्लैक ड्रैगन कमांड।
टोकन धीरे धीरे स्पष्ट हो गया, जिसके आगे की ओर 3 शब्द ब्लैक ड्रैगन कमांड और पीछे की ओर 4 बड़े शब्द जैसे कि मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हूं लिखे थे। यह टोकन ये जियाओफान को तब दिया गया था जब उन्हें ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद की उपाधि मिली थी। इस टोकन के साथ पूरे ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के सभी मंत्रियों को ये फैन के आदेशों का पालन करना होगा। ये फैन को जीतने के लिए ब्लैक ड्रैगन के सम्राट ने वास्तव में एक बड़ी कीमत चुकाई। ये फैन के अलावा पूर्व ब्लैक ड्रैगन राजकुमार और वर्तमान राजकुमारी जुन लोंग भी इसे प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। जब ब्लैक ड्रैगन टोकन से ब्लैक ड्रैगन किंग की आभा निकली तो ब्लैक ड्रैगन गार्ड घुटने टेक दिए और लियू यिहाई दंग रह गए। एक क्षण बाद लियू यिहाई की आवाज कांप उठी और उसने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं ये फान हूं, ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद। ब्लैक ड्रैगन गार्ड के सर्वोच्च अधिकारी को बुलाओ। ब्लैक ड्रैगन गार्ड का सर्वोच्च अधिकारी प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है। लियू यिहाई सिर्फ एक जनरल था, अन्यथा वह ये फैन की पहचान भी नहीं जान पाता। ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद, हा हा हा। ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद निराशा से भरी हंसी में लियू यिहाई को पता चल गया कि इस समय ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में सबसे अछूत कौन है। वह राजकुमार नहीं, राजकुमारी नहीं, बल्कि ब्लैक ड्रैगन का शाही दामाद था। अफवाहों के अनुसार ब्लैक ड्रैगन रॉयल दामाद न केवल एक शाही दामाद है, बल्कि ब्लैक ड्रैगन राजा का पैतृक चाचा भी है। हालांकि यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में किसी ने इसका खंडन नहीं किया, इसलिए यह साफ था कि इसमें सच्चाई थी। लियू परिवार खत्म हो गया, अंतरिक्ष एक बार फिर फट गया और इस बार 10 विशाल काली ड्रैगन नौकाएं उभरी। एक एक करके काले कवच पहने भयंकर आभा बिखेरते हुए साधक आकाश में प्रकट हुए। भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर आया। ये फैन पर नजर पड़ते ही यह आकृति तुरंत बोली, यह विषय लांगकाई, महान जनरल रॉयल दामाद को नमस्कार। यह व्यक्ति ब्लैक ड्रैगन गार्ड का महान जनरल, ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का प्रथम श्रेणी का अधिकारी लॉन्गकाई था। उस समय हॉल में उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से ये फैन की स्थिति देखी थी। लियू यिहाई को देखते हुए लोंगकाई की आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। इस मूर्ख ने वास्तव में ये फैन को उकसाने की हिम्मत की, पूरे ब्लैक ड्रैगन गार्ड को अपने साथ अपनी कब्र में खींचने की इच्छा। लॉन्गकाई अच्छी तरह से जानता था कि अगर ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के राजा को ब्लैक ड्रैगन गार्ड और ये फैन के बीच चयन करना पड़ा, वह निस्संदेह ये फैन को चुनेंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक ड्रैगन गार्ड को छोड़ देंगे। ये फैन ने हाथ से इशारा किया, अपने आदमियों से खुद ही निपटो। ये फैन का लियू परिवार के मामूली मामले में हस्तक्षेप करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जल्द ही ऐसी खबर फैल गई जिसने पूरे पृथ्वी ड्रैगन मैनर को हिलाकर रख दिया। पृथ्वी ड्रैगन मैनर में नंबर 1 परिवार लियू परिवार को खत्म कर दिया गया था और यह ब्लैक ड्रैगन गार्ड द्वारा स्वयं किया गया था। जल्द ही एक और खबर फैल गई। पृथ्वी ड्रैगन मनोर का नाम बदलकर हजारों पत्तियों वाला मनोर कर दिया गया, जो ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य के शाही दामाद का क्षेत्र बन गया। एक शाही दामाद का अपना क्षेत्र। वे किसान परिवार जो ये फैन की पहचान से अनजान थे, सभी ने ईर्ष्या और नाराजगी व्यक्त की। ये फैन का शाही दामाद बनना वास्तव में आश्चर्यजनक था। केवल वे लोग जो अंदरूनी और बाहरी बातों को जानते थे, चुपचाप अपने कबीले के लोगों को चेतावनी देते थे कि जब वे हजारों पत्तों के मनोर में हों तो कम प्रोफाइल रखें। वे ये परिवार को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सिस्टम परिवार रैंकिंग इनाम का दावा करें। जैसे जैसे ये परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ी, परिवार लीडर बोर्ड में उनकी रैंकिंग बढ़कर 31वें स्थान पर पहुंच गई। उम्मीद है कि यह पुरस्कार निराशाजनक नहीं होगा। बधाई हो मेजबान, आपको इनाम मिला है कुल नेता का दिव्य कौशल, शून्य चलना, एक समय और स्थान दाव कानून, जो उपयोगकर्ता को सभी प्रतिबंधों और स्थानों की अनदेखी करते हुए शून्य में घुलने मिलने की अनुमति देता है। अंतरिक्ष दाव कानून को देखते ही ये फैन ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अंतरिक्ष राजा है और समय सर्वोच्च है, यह कोई मजाक नहीं है। अंतरिक्ष के दाव को समझना प्रथम श्रेणी के मार्ग में निपुणता प्राप्त करना है। दूसरी ओर समय के दाव ने तुरंत ही समझ के आधार पर दिव्य श्रेणी प्राप्त कर ली, जो कि अराजकता दाव के बराबर थी। बेशक कैओस दाव जिसे ये फैन ने हाल ही में खोजा था, पूरी तरह से दिव्य वर्ग से परे था। मूल रूप से ये फैन ने सोचा था कि कैओस दाव केवल दिव्य वर्ग था, लेकिन इसके द्वारा प्रकट किए गए चमत्कारी कर्म उस वर्गीकरण से कहीं अधिक थे। ये फैन ने सिस्टम की शक्ति को कम करके आका था। ये फैन के दिमाग में लगातार कुछ न कुछ समझ आता रहा। रीच के भीतर इस लघु दाव कला में शुरू में कुछ समझ थी अंतरिक्ष का दाव। ये फैन अंतरिक्ष के दाव में पूरी तरह से अनुभवहीन नहीं था। अब शून्य चलना एक महान दिव्य शक्ति को समझकर ये फैन ने अंततः अंतरिक्ष के दाव में कदम रखा था।
एक ही कदम में ये फैन की आकृति हजारों मील दूर से प्रकट हो गई थी। यह भयानक था। यह विदिन रीच तकनीक से भी अधिक दुर्जय था। जैसे ही ये फैन ने अंतरिक्ष के ताव में कदम रखा, एक विचार के साथ अंतरिक्ष लगातार बदल गया। यदि कोई भी ये फैन के अंतरिक्ष दाव के नियंत्रण में आ गया, तो यहाँ तक कि एक मानव अमर क्षेत्र साधक भी पूरी तरह से उसकी दया पर होगा। जैसी कि उम्मीद थी, प्रथम श्रेणी का दाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, और स्पेस दाव के एकीकरण के साथ ये फैन का कैओस दाव अधिक पूर्ण हो गया। अंतरिक्ष आखिरकार एक महत्वपूर्ण दाव है जो दुनिया के अस्तित्व का समर्थन करता है। इसके बाद समय का दाव था। ये फैन इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि समय और स्थान को संयोजित करने वाला कैओस दाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। अंतरिक्ष के दाव पर काम शुरू करने के बाद भी उसे और समझ की जरूरत थी, और हजारों पत्तों वाले मनोर की स्थापना के साथ ये परिवार का विस्तार होने लगा। अपने क्षेत्रों के साथ एक परिवार के रूप में हजारों पत्तियों के मनोर में ये परिवार का शब्द कानून था। इसलिए जब ये परिवार विस्तार करना चाहता था, तो स्वाभाविक रूप से किसी ने भी बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। शहर दर शहर हजारों लीव्स पैवेलियन स्थापित होने लगे। ये मंडप प्रत्येक दिन ये परिवार के लिए विशाल संसाधन लेकर आते थे। सब कुछ सकारात्मक दिशा में विकसित हो रहा था। ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य और हुक चेन साम्राज्य के बीच के सीमावर्ती क्षेत्रों को पियरवुड हवेली कहा जाता था। पियरवुड हवेली के आरोही मैदान में धीरे धीरे दो आकृतियां प्रकट हुईं। विशाल ब्रह्मांड में 3000 मध्य हजार विश्व हैं तथा उनके अंदर दसियों हजार विश्व हैं। प्रतिदिन निचले लोकों से असंख्य साधक अमर लोक में चढ़ते थे। इन आरोही साधकों को विभिन्न प्रमुख शक्तियों का अत्यधिक समर्थन प्राप्त था। ऊपर चढ़ने में सक्षम होना अच्छी प्रतिभा का संकेत है। इसके अलावा जब तक वे विशाल दुनियाओं में पहुंच जाते, उन्हें मानव अमर क्षेत्र तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगता, जिससे वे अपने संप्रदायों को महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति प्रदान करने में सक्षम हो जाते। आरोही भूमि पर प्रतिदिन विभिन्न संप्रदायों के साधकों द्वारा नजर रखी जाती थी तथा वे सदैव आरोही साधकों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते थे। नाशपाती लकड़ी हवेली का आरोही मैदान यान हुआंग क्षेत्र सहित दर्जनों मानव कुल मध्य हजार दुनियाओं से जुड़ा हुआ था। जब उन्होंने दो आकृतियों को एक साथ प्रकट होते देखा, तो आरोही भूमि को देख रहे किसान अचंभित रह गए। दो लोगों का एक साथ ऊपर चढ़ना एक ऐसी बात थी जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। जैसे ही वे निकट पहुंचे, दोनों आकृतियां तुरंत उस स्थान से उड़ गईं। मानव अमर क्षेत्र का साधना स्तर प्रकट किया गया। धत्त तेरे की, क्या आरोही पहले ही मानव अमर क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं? सामान्यतः महायान क्षेत्र के साधक अमर क्षेत्र में जाने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो महायान क्षेत्र के अंतिम, मध्य या प्रारंभिक चरण में हैं। जो लोग मानव अमर क्षेत्र तक पहुंचने तक ऊपर उठने का विरोध कर सकते हैं, वे वास्तव में दुर्जय हैं। महायान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए न केवल समय बल्कि संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। निचले लोकों के खराब साधना वातावरण में मानव अमर लोक में प्रवेश करना ऊपरी लोक की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन है। ये दोनों सचमुच विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करती हैं। हमारे दो दोस्तों, मैं स्वर्गीय अमर संप्रदाय का एक एल्डर हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों हमारे स्वर्गीय अमर संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। हम आपको एल्डर्स जैसा उपचार प्रदान कर सकते हैं। हमारा पृथ्वी टाइगर अमर द्वार भी आपका स्वागत करता है। एक क्षण में वहां एक हलचल भरे बाजार की तरह माहौल बन गया। हर कोई उन दोनों को लेकर हंगामा मचाने लगा। कोई जरूरत नहीं है, ईस्ट स्टोन टाइगर ने सीधे तौर पर मना कर दिया। वास्तव में आरोही ये फैन के शिष्य ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन तेंदुआ थे। वे हजारों पत्तों वाली अकादमी की स्थापना करने के लिए अमर क्षेत्र में आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे किसी अन्य बल में शामिल नहीं होंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप दोनों किस सेना से संबंधित हैं? किसी ने अस्वीकृति स्वीकार करने से इनकार करते हुए पूछा। क्या इन दोनों की पृष्ठभूमि गहरी हो सकती है? लेकिन अगर आरोहण करने वालों की पृष्ठभूमि गहरी होती तो उनका स्वागत करने वाला कोई क्यों नहीं होता? उदाहरण के लिए, जब निचले लोक के बड़े संप्रदायों के शिष्य आरोहण करते हैं, तो आरोहण के दिन से बहुत पहले ही संपर्क स्थापित हो चुका होता है। जब वह दिन आता तो लोग संप्रदाय में उनका स्वागत करने के लिए इंतजार करते। हमारा कोई संप्रदाय नहीं है और हम किसी भी सेना में शामिल नहीं होंगे। हम अपनी खुद की सेना बनाने की योजना बना रहे हैं। ये शब्द सुनकर कई लोगों की निगाहों में ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन तेंदुए के प्रति तिरस्कार का भाव आ गया। वे दो भोले भाले लोग थे जो अपने बारे में बहुत अधिक सोचते थे
और सिर्फ इसलिए संतुष्ट थे क्योंकि उनमें कुछ प्रतिभा थी। यहाँ तक कि वे अपना स्वयं का बल बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अमर क्षेत्र में घुलना मिलना आसान नहीं था। दो मानव अमर लोक साधकों में वास्तव में एक शक्ति बनाने की योग्यता है। लेकिन विशाल विश्व में जटिल शक्तियों का अर्थ था कि वे आसानी से एक संभावित विशाल शक्ति को उकसा सकते थे। एक गलत कदम और वे इतनी बुरी तरह से निगल लिए जाते थे कि उनका अवशेष भी नहीं बचता था। विशाल विश्व में यदि आपके पास कोई भी आपका समर्थन करने वाला नहीं है और आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि दूसरों को दबा सकें, तो अधिकांश साधक अपने प्रारंभिक चरण में ही किसी दल में शामिल हो जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों अहंकारी निम्न लोक के साधक बन गए थे, जो कुछ संयोगवश हुई मुलाकातों के कारण अपनी जगह नहीं जानते थे। ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड को देखते हुए मुट्ठी भर किसानों में स्पष्ट लालच पैदा हो गया। यद्यपि निचला क्षेत्र ऐसा ही था, फिर भी ऊपरी क्षेत्र में संघर्ष करने वाले उनके जैसे साधकों के लिए यह अत्यधिक धन का प्रतिनिधित्व करता था। और यह देखते हुए कि दोनों ने मानव अमर क्षेत्र में प्रवेश किया था, उनकी आकस्मिक मुलाकातें काफी प्रभावशाली रही होंगी। शायद वे अपने लिए कुछ आश्चर्य भी लेकर आ सकते हैं। पूर्वी पाषाण बाघ और पूर्वी पाषाण तेंदुए ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपनी अमर कलाकृतियां बना लीं। अमर कलाकृतियों की आभा एक बार मुक्त हो जाने पर कमरे को तुरंत अचंभित कर देती थी। क्या बात है, निचले क्षेत्र के इन दो लोगों के पास तो अमर कलाकृतियां भी हैं। एक अमर कलाकृति के साथ एक मानव अमर और एक बिना अमर कलाकृति के दोनों अलग अलग दुनियाएं थीं। दो मानव अमर और दो अमर कलाकृतियां। यदि वे सभी मानव अमर साथी एक साथ हमला भी करें तो भी उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। उनके पास एक भी अमर कलाकृति नहीं थी। जिन लोगों को नए आरोही साधकों का स्वागत करने के लिए बुलाया गया था, वे निम्न स्तर के थे। वे अमर कलाकृतियां खरीदने में असमर्थ थे। ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड को जाते हुए देखकर पूरे समूह को ऐसा महसूस हुआ कि वे अपने दांतों को भींचकर टूटना चाहते हैं। इन नवोन्नत साधकों में कितनी असमानता है। ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड ने शीघ्र ही पास के एक शहर को ढूंढ लिया तथा अपने वर्तमान स्थान की पुष्टि कर ली। ये फैन ने बहुत पहले ही उन्हें पूर्वी सम्राट शहर के निर्देशांक दे दिए थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी वहां जाने की योजना नहीं बनाई थी। इतने लंबे समय तक ये फैन द्वारा आश्रय प्राप्त करने के बाद वे भी अपने दम पर बाहर निकलना चाहते थे। पूर्वी सम्राट शहर से ज्यादा दूर नहीं स्थित पियरवुड हवेली शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन जगह लग रही थी। ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड ने थाउजेंड स्टोन सिटी में थाउजेंड लीफ अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई थी, जहां वे वर्तमान में रह रहे थे। जैसे जैसे अगले सत्र में थाउजेंड लीफ अकादमी के शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अकादमी धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। अब उन्हें अपनी खेती के स्तर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। और यानहुआंग क्षेत्र में 1000 पत्ती अकादमी से संपर्क करें। उन्हें अपने संरक्षण में लेने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता थी। उन्होंने एक आंगन खरीदा और वहां एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था थाउजेंड लीव्स अकादमी। बधाई हो मेजबान, आपके शिष्यों ने एवरब्राइट की सफलतापूर्वक स्थापना की है। रियल थाउजेंड लीफ एकेडमी आपकी पावर रेटिंग को 3000 अंकों तक बढ़ा देता है। बधाई हो मेजबान, अब आप दीर्घकालिक कार्य के लिए पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। कुल प्रभाव 8 पूर्ण। ओह, ईस्ट स्टोन टाइगर और ईस्ट स्टोन लेपर्ड ऊपर चढ़ गए थे। ये फैन एकांत में छिपकर अंतरिक्ष की ताओ कलाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने ये परिवार के मामलों पर शायद ही ध्यान दिया था। सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनके 2 शिष्य स्वर्गारोहण कर चुके हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि दोनों शिष्यों ने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया, ये फैन को उनके विचारों का अंदाजा था और उसने हस्तक्षेप नहीं किया। ये फैन ने जो तरीके छोड़े थे, उनसे दोनों शिष्यों को अपनी रक्षा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिस्टम इनाम का दावा करो। बधाई हो मेजबान, आपका इनाम है कबीले के नेता का दिव्य कौशल। समय का हाथ, समय का हाथ, समय ही धन है। समय का हाथ समय पर सीधा नियंत्रण देता है। पलक झपकते ही यह एक साधक के जीवन काल को 1000 वर्ष तक कम कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक साधक को अपनी परीक्षाओं का सामना करने में अभी 500 साल बाकी हैं। आप इस चाल का इस्तेमाल करके उसे समय से पहले ही इनका सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। बिना तैयारी के और विपत्तियों से गुजरने के लिए मजबूर होना वाकई भयावह होता है। एक गलत कदम और वे गिर सकते हैं। समय का हाथ न केवल समय को तेज कर सकता है, बल्कि इसे धीमा भी कर सकता है।
समय की भुजा द्वारा आवृत क्षेत्र में अन्यत्र 10,000 वर्षों की अवधि केवल कुछ 100 वर्षों के बराबर हो सकती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो किसी उपपेशे पर काम कर रहे हैं। अब ये परिवार के उपपेशेवर कौशल में तेजी से सुधार किया जा सकता है। समय का हाथ, यह समय बीतने की एक महान तावकला है। यदि सिस्टम ने ये फैन को गहन पहुंच प्रदान नहीं की होती तो उसके लिए इसे समझना इतना आसान नहीं होता। समय के हाथ की समझ के साथ ये फैन की समय बीतने की समझ में अंततः एक सफलता मिली। समय और स्थान एक दूसरे से मिल गए हैं। अराजकता की दुनिया का ताव फिर से मजबूत होना शुरू हो जाता है। यहां तक कि ये फैन भी इस बात को लेकर अनिश्चित है कि अराजकता की दुनिया का वर्तमान ताव वास्तव में कितना शक्तिशाली है। एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। ये परिवार की शक्तियां धीरे धीरे विभिन्न शाखाओं के हाथों में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये जिंतियन के नियंत्रण में व्यापार शाखा ने थाउजेंड लीव्स हवेली के प्रत्येक शहर में थाउजेंड लीव्स मंडप स्थापित किया है और अब यह बाहर की ओर विस्तार कर रहा है। जहां तक साधक शाखा का प्रश्न है, ये जिनक्यू और ये किंग के चले जाने के कारण शाखा का नया प्रमुख चुना गया है। यह नया नेता कोई और नहीं बल्कि ये जिन्यून है जो पहले ही मानव अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। यद्यपि यिनयांग अकादमी का चांगमिंग विश्व में प्रभाव है, फिर भी ये जिन्यून ने अकादमी में रहने के बजाय ये परिवार में वापस लौटने का विकल्प चुना। अंत में कीमिया और कलाकृति शोधन शाखाएं आती हैं। इन दोनों शाखाओं के साधक ये फैन के समय के दायरे में रह रहे हैं और समय प्रवाह की उच्च गति का आनंद ले रहे हैं। स्वर्गीय दाओ द्वारा कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत होने की प्रतिभा के साथ अंततः बाहरी दुनिया में 30 साल और आंतरिक रूप से 300 साल के बाद कीमिया और कलाकृतियों के शोधन के स्तर अंततः 12वें रैंक तक पहुंच गए हैं। 12वीं रैंक पृथ्वी अमर क्षेत्र या मध्य श्रेणी अमर कलाकृतियों के लिए उपयुक्त अमृत को परिष्कृत कर सकती है। सामान्यतः कहा जाए तो मध्य श्रेणी की अमर कलाकृतियों का उपयोग पृथ्वी के अमर या यहां तक कि स्वर्गीय अमर द्वारा किया जाता है। जहां तक उच्च श्रेणी की अमर कलाकृतियों का प्रश्न है तो स्वर्गीय अमर प्राणी भी उन्हें खरीद नहीं सकते, वे स्वर्ण अमर क्षेत्र के लिए मानक हैं। संपूर्ण ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य में 12वीं रैंक का एक भी कीमियागर या कलाकृति शोधक नहीं है। यहां तक कि ऊपरी क्षेत्र में भी उच्च श्रेणी के कीमियागर और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले अभी भी दुर्लभ संसाधन हैं। सिस्टम मर्ज, ये फैन के शरीर से एक विशाल आभा फूटती है। अमर क्यूई के धागे ये फैन के शरीर में समा गए। ये फैन की आभा तेजी से बदलती है। अमर क्यूई के संचार के साथ ये फैन का शरीर और आध्यात्मिक आत्मा मजबूत हो गई। अमर क्यूई के 999 तंतुओं के बाद ये फैन का अमर शरीर अंततः पैदा हुआ। तीसरे दर्जे का अमर शरीर अमर शरीरों में सबसे कमजोर है, लेकिन मानव अमर क्षेत्र की तुलना में यह बिल्कुल अलग श्रेणी का है। उसकी साधना का स्तर पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंच जाता है। ये फैन ने महसूस किया कि उसका अपना साधना स्तर मानव अमर क्षेत्र से दर्जनों गुना अधिक मजबूत था। यह तो तीसरे दर्जे के अमर शरीर के साथ पृथ्वी के अमर लोक में प्रवेश की एक बड़ी उपलब्धि है। अगर यह दूसरे दर्जे का या पहले दर्जे का भी होता तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होता। ये फैन की अराजकता दुनिया के अंतरिक्ष में अमर क्यूई समाप्त नहीं हुई थी और ये फैन इसे स्वेच्छा से अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता है कि ये फैन का अमर शरीर केवल तभी बढ़ना जारी रख सकता है जब परिवार के अन्य सदस्य इसमें शामिल हो जाएं, ठीक उसी तरह जैसे उसने गोल्डन कोर चरण के दौरान गोल्डन कोर को संघनित किया था। ये फैन ने खुद को अराजकता की दुनिया में जाने की इच्छा जताई। शून्य में हाथ रखने से उसके हाथ में प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई का एक धागा प्रकट हुआ। इतनी जल्दी? ये फैन भी प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई को संघनित करने की अपनी गति से आश्चर्यचकित था। मानव अमर क्षेत्र में ये फैन प्रतिदिन प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई की लगभग एक रेशा संघनित कर सकता था, लेकिन अब वह प्रतिदिन प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई की लगभग 100 किस्में संघनित कर सकता था। यह एक वर्ष में हजारों की संख्या है। प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई जो ये फैन ने इन कई वर्षों में संघनित की थी, वह 10,000 से अधिक किस्में थी। मूलतः ये फैन को थोड़ी चिंता थी कि जब ये परिवार के असंख्य साधक आगे बढ़ेंगे तो उनके पास पर्याप्त प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दर पर वे संभवतः इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते। कतई नहीं। जल्द ही ये फैन ने ये परिवार के सदस्यों को बुलाया। ये जिन्हाई जैसे लोगों के लिए उन्होंने सबसे पहले उन्हें प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई की 2000 किस्में दी। क्या सफलता के लिए सिर्फ 1000 ही काफी हैं? आधा फेंकने से काम नहीं चलेगा। वे सफलता से ज्यादा दूर नहीं हैं।
अगर वे अचानक सफलता पा लेते हैं और अमर क्यूई पर्याप्त नहीं होती तो यह बुरा होगा। वैसे भी इस समय किसी भी चीज की कमी नहीं है सिवाय अमर क्यूई की प्रचुरता के। यह मत पूछिए कि क्या यह पर्याप्त है, बस इसका भरपूर उपयोग कीजिए। सभी प्रमुख शक्तियों के लिए अमर क्यूई प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। प्रथम श्रेणी की अमर क्यूई का उल्लेख नहीं करना चाहिए, केवल प्रमुख शक्तियां ही इसका उपयोग करने में सक्षम थीं। ये फैन ही था जिसने स्वयं इसका उत्पादन और उपभोग किया, इसलिए यह अपव्यय था। ये परिवार के सदस्य लंबे समय से ये फैन के दिखावे के आदी हो गए थे। उन्हें बस इतना करना था कि वे बिना किसी संकोच के खर्च करें। इस बीच पियर ब्लॉसम हवेली असेंशन ग्राउंड्स में आरोहण स्थल पर एक सुंदर आकृति प्रकट हुई, जिसने तुरंत ही वहां उपस्थित सभी साधकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक महिला साधक, और वह भी जो ऊपर चढ़ने वाली थी। ऐसा दृश्य सचमुच दुर्लभ था। यहां तक कि अमर लोक में भी अच्छी योग्यता वाली महिला साधिकाएं बहुमूल्य संसाधन थीं। जैसे ही बाईजू प्रकट हुई, उसने कई लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। बाईजू ने आसपास का निरीक्षण किया, उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। दीर्घायु संप्रदाय के एक छोटे से फाउंडेशन स्थापना साधक से लेकर वर्तमान महायान क्षेत्र तक बाईजू हमेशा ये जिन्हाई को अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए आभारी रहेगी। यदि उसने स्वयं को ये परिवार के साथ संरेखित नहीं किया होता तो उत्थान की बात तो दूर, कोर फॉर्मेशन स्टेज को पार करना भी अनिश्चितता भरा होता। कभी कभी सही चुनाव करना कड़ी मेहनत करने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब जबकि बाईजू स्वर्गारोहण कर चुकी थी, तब भी उसका इरादा दीर्घायु संप्रदाय की स्थापना करने का था। यद्यपि ये जिन्हाई बहुत समय पहले स्वर्गारोहण कर चुके थे, उन्होंने चांगमिंग विश्व में दीर्घायु संप्रदाय की स्थापना कभी नहीं की थी। अब चूंकि बाईजू ऊपर उठ चुकी थी, उसके पास भरोसा करने के लिए कोई था। ये जिन्हाई को बाईजू के आसन्न स्वर्गारोहण की खबर पहले ही मिल गई थी। जैसे ही बाईजू ऊपर चढ़ी, उसने उसे सूचित करने के लिए एक संदेश भेजा। ये जिन्हाई अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए बाईजू ने इंतजार करने का फैसला किया और कोई कार्रवाई नहीं की। इस समय कई साधकों ने उसे घेर लिया था और बाईजू को महायान क्षेत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। साधक बाई, लगता है आपके पीछे कोई सहारा नहीं है। क्यों न आप हमारे 4 सागरों वाले अमर द्वार से जुड़ जाएं। भले ही बाईजू ने पहले ही अपना इनकार स्पष्ट कर दिया था, फिर भी कुछ संप्रदाय हार मानने को तैयार नहीं थे। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मैं किसी और संप्रदाय में शामिल नहीं होऊंगा, उसने एक बार फिर स्पष्ट रूप से मना कर दिया। बाईजू द्वारा एक बार फिर अस्वीकार कर दिए जाने के बाद फॉरसीज इमोर्टल गेट का कल्टीवेटर नाराज होने से खुद को नहीं रोक सका।